नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने टोटल रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना देख लिया था। तो आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या देखेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज हम उन सारे जो डिटर्मिनेंट्स है, जो सारे फैक्टर्स हैं, आज उनको देखेंगे। तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो मतलब सब्सटीट्यूट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मतलब किसी चीज़ की अगर सब्सटीट्यूट्स हो, अगर अवेलेबल हो, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। और अगर किसी चीज़ के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं हो तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। इफ सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर ए कमोडिटी, इट्स डिमांड टेंड टू इलास्टिक। मतलब किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो तो उसकी जो डिमांड होती है ना, वो इलास्टिक होती है। अब कैसे? भाई किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो इलास्टिक क्यों हुई डिमांड? तो देखा, इसका समझने के लिए जो चीज़ है वो हम देखते हैं ऐसे कि मान लो आप बाजार में एक चीज़ लेने के लिए गए हो, है ना, और उसी से मिलती जुलती एक दूसरी चीज़ भी पड़ी है ना। अब दोनों चीज़ों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है ना, तो आप कौन सी चीज़ खरीदोगे? है ना, मान लो आप एक चीज खरीदने गए और उस चीज की मिलती जुलती दूसरी चीज भी है, लेकिन आप जो खरीदने गए थे उसकी प्राइस ज्यादा है, जबकि उसी मिलती जुलती चीज की जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी प्राइस थोड़ी कम है। तो आप ज्यादा वाली प्राइस की नहीं खरीदोगे, बल्कि क्या कर लोगे, कम प्राइस की वाली खरीद लोगे। समझ रहे हो? तो मतलब जिस चीज के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं ना, तो वो चीज अगर महंगी हो जाएगी ना तो हम सब्स्टिट्यूट्स को खरीद लेंगे। है ना, इसका एग्जांपल जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप कोका कोला खरीदने गए, है ना, और आप जाके दुकानदार को बोले कि भैया कोका कोला दे दो, लेकिन आपने पास में देखा कि पेप्सी भी पड़ी है ना, और दोनों की सेम प्राइस है। दोनों की क्या है? सेम प्राइस है ना। अब क्या हो रहा है कि पेप्सी वाला है ना, जो डिस्काउंट दे दिया उसने 10 रुपए का, भाई 10 रुपए ऑफ है भाई, 100 की है तो हम 90 में दे देंगे। तो आप भाई जब सारी चीजें सेम है उन दोनों में, तो आप फिर पेप्सी खरीदोगे ना, आप कोका कोला क्यों खरीदोगे? आप 100 रुपए क्यों दोगे? आप 90 में खरीद के लाओगे। है ना, तो ऐसे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपन प्राइस घटी तो उसकी क्या हो गई, जैसे जैसे उस चीज एक जो अपन खरीदने गए उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यही रीजन है कि इलास्टिक जिनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, है ना, उनकी क्या होती है, डिमांड इलास्टिक होती है। अब इसी प्रकार से है कि इफ सब्स्टिट्यूट्स नॉट अवेलेबल फॉर ए कमोडिटी, इट्स डिमांड टेंड टू इन इलास्टिक। मतलब जिस चीज के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, मतलब उनसे मिलती जुलती चीजें नहीं होती, उसकी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। क्यों होती है? जैसे मान लो आप एक दवाई लेने गए जो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, इस पूरे मार्केट में वो सिर्फ एक ही कंपनी है जो उस चीज को बनाती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो उसकी प्राइस चाहे वो कितनी ही बढ़ा दे, कितनी ही घटा दे, उसकी डिमांड सेम ही रहेगी। जिसको वो दवाई लेनी है वो लेगा ही लेगा, उसकी डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जिसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते उसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक हो जाती है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन भी दे रखा है कि अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है, और नॉट अवेलेबल है तो इन इलास्टिक हो जाती है। एग्जाम्पल में कोका कोला है, कोका कोला का इलास्टिक होती है, क्यों होती है? क्योंकि पेप्सी और जो दूसरी ब्रांड्स है वो भी आ जाती है। साल्ट है, साल्ट इन इलास्टिक होता है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसके सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं, साल्ट साल्ट ही रहेगा, साल्ट का सब्स्टिट्यूट क्या डालोगे, नींबू थोड़ी डाल दोगे। ठीक है। दूसरी चीज अपन देखते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड। मतलब एक कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना हिस्सा एक चीज पे खरीद रहा है। देखो,
जब हम अपनी मान लो इनकम जैसे मान लो 10,000 है और 10,000 में हम अगर हमारा ज़्यादातर जो खर्च जो अपनी इनकम है वो अगर एक चीज़ पर खरीदेंगे तो हम सोच समझ के खरीदेंगे, है ना। तो मतलब उस चीज़ की इलास्टिक जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि अगर उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो हम वो चीज़ खरीदने से बचेंगे। और जब हमारी इनकम जैसे मान लो 10,000 है और छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उन पे हम सोचते नहीं है कि हाँ भाई ये तो ज़रूरी चीज़ है तो इसको खरीद लो। एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें तो देखो क्लोथ्स है। क्लोथ्स की क्या होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि क्लोथ्स पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। और जो साल्ट सोप ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, है ना, उनकी इन इलास्टिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, इन पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन कपड़ों पे सोचने की ज़रूरत है। क्यों है कपड़ों पे सोचने की ज़रूरत, जैसे मान लो आपकी एक ड्रेस 1,500 रुपये की आ रही थी, है ना, आप एक महीने बाद में गए और वही ड्रेस है ना, सेम चीज़ सेम ड्रेस अब आपको 2,000 रुपये की मिल रही है। पहले मान लो आपने 2 ड्रेस खरीदी थी तो आपका 3,000 खर्चा था, अब आपका खर्चा 4,000 हो गया, तो आप अब क्या सोचोगे, यार 4,000 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 10,000 ही कमा रहा हूँ मैं। तो आप फिर सोच समझ के खर्च करोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो जब हम ज़्यादा प्रपोर्शन खर्च करते हैं अपनी इनकम का किसी चीज़ पर, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस पर ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन पर इन इलास्टिक होती हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द ग्रेटर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, मतलब ज़्यादा जिस चीज़ पे अपन खर्च करेंगे अपनी इनकम का, है ना, द ग्रेटर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी हिसाब से उस चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। और अगर हम कम खर्च करेंगे दो द लो स्पेंड करेंगे तो इन इलास्टिक डिमांड हो जाती है। समझ गए, एग्जाम्पल आप देख ही लो। इकोनॉमिक्स बहुत सरल है, बस आपके समझने की दिक्कत है। अगर आप समझ गए ना एक बार तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लोथ्स पे हम ज़्यादा खर्च करते हैं इसीलिए इलास्टिक होती है, क्योंकि क्लोथ्स की मान लो प्राइस ज़्यादा हो गई, बढ़ गई प्राइस, तो हम कम कपड़े खरीदते हैं, डिमांड घट गई ना बहुत ज़्यादा। अब आप अकेले तो कंज्यूमर हो नहीं दुनिया में, और भी बाकी है, सबका मिला के देखो एक बार। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, स्पेंड अमाउंट और डिमांड में अगर हम स्पेंड अमाउंट लार्ज रखेंगे तो इलास्टिक होगी डिमांड, और अगर हम स्पेंड अमाउंट स्मॉल रखेंगे तो इन इलास्टिक होगी। तीसरी चीज़ है कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन गुड्स, मतलब जो चीज़ें उनके बीच में पूरकता। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिनको एक साथ खरीदते हैं। कैसे कैसे, जैसे जैसे मान लो चाय चीनी साथ में खरीदते हो, आप चाय के साथ चीनी खरीदते हो, है ना। जैसे आपको एक मोटर कार खरीदते हो तो उसके साथ उसका ऑयल भी खरीदते हो, है कि नहीं। अगर आप बेड खरीदते हो तो आप उसके साथ बॉल भी खरीदते हो, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को पूरी करती हो वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की है ना जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन्हें एक साथ खरीदना पड़ता है ना। तो खरीदने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई हम खरीदे नहीं खरीदे। जैसे मान लो बैट और बॉल की प्राइस 10,000 रुपये है, तो आप एक बार सोचोगे कि यार खरीदूं कि नहीं खरीदूं, है ना। इसी प्रकार कार और ऑयल, कार खरीदने से पहले आप सोचते हो 10 बार कि हाँ भाई मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। क्यों सोचते हो, क्योंकि एक तो कॉम्प्लीमेंट्री उसमें कितनी सारी चीज़ें एक साथ खरीदनी पड़ती है कार के साथ, फिर उस पर आपका इनकम भी ज़्यादा खर्च होती है, आपका जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम होता है वो भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो पूरक वस्तुओं की जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक ही होती है। समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक, क्योंकि इन्हें एक साथ खरीदना पड़ता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं चौथा। तो चौथा है टाइम एंड इलास्टिसिटी, मतलब टाइम के साथ इलास्टिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो जब टाइम लंबा होता है ना, बहुत ज़्यादा समय के लिए होता है, तो उन तो चीज़ों की जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है। तो टाइम इज़ लॉन्ग तो उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। और टाइम इज़ स्मॉल तो इनलास्टिक हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, भाई ज़्यादा समय के लिए तो इलास्टिक है और कम समय के लिए क्या है, इन इलास्टिक। क्यों होता है, देखो जब मार्केट में ज़्यादा समय का हम देखते हैं, है ना, तो कोई भी हमारे पास जो चीज़ होती है उसके सब्स्टिट्यूट्स आने लगते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट्स आने लगते हैं।
जैसे मार्केट में पहले हरी पन्नी की गोली आती थी एक, आपको शायद पता हो नहीं हो, या फिर कोई भी ऐसी टेबलेट जो सिर्फ आज के 10 साल पहले वो सिर्फ वो ही आती थी, लेकिन आज है ना उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आ गए और वो उस जैसी बहुत सारी टेबलेट्स आ गई, है ना। तो उसकी डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब उसे वो प्राइस बढ़ा दे, उस टेबलेट की बढ़ाई जाए प्राइस, तो आप दूसरी चीज़ खरीद लोगे, उसकी डिमांड बहुत गिरा दोगे, प्राइस बढ़ाने पे उसकी डिमांड घट जाएगी। लेकिन जब टाइम स्मॉल होता है, एक छोटा समय लेता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो सब्स्टिट्यूट्स आ नहीं पाते, है ना। मतलब उसकी जैसी दूसरी मिलती जुलती चीज़ें नहीं आ पाती मार्केट में, इसीलिए उसकी क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो जाती है। क्योंकि फिर वो चाहे प्राइस कुछ ही ले, लेकिन आप फिर उस चीज़ को खरीदने के लिए बाध्य हो, वो चीज़ आप खरीदोगे अगर आपकी ज़रूरत है तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, बिकॉज इन लॉन्ग रन टाइम पीपुल फाइंड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कमोडिटी, मतलब वो जो कमोडिटी है उसके सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते हैं, दैट टेंड्स डिमांड टू बी इलास्टिक। इसी प्रकार से है कि इन शॉर्ट टाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड सब्स्टिट्यूट्स, मतलब सब्स्टिट्यूट्स मिलना मुश्किल हो जाता है। एज रिजल्ट डिमांड इज इन इलास्टिक, इसलिए डिमांड क्या हो जाती है, इन इलास्टिक, कि प्राइस ज़्यादा प्राइस पे भी लोग बाग वो चीज़ खरीदते हैं। इसके बाद में एक नोट है, ये 5वां पॉइंट, कि इलास्टिसिटी इंक्रीजेज विथ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एंड डिक्रीजेज विथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। मतलब जैसे जैसे चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स आने लगते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती जाती है, और जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती जाती है उनकी डिमांड घटती जाती है। समझ गए? यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि स्थापन्यता से लॉस अधिक होती है, मतलब सब्स्टिट्यूट्स बढ़ रहे हैं ना तो उनकी इलास्टिसिटी बढ़ रही है, तथा पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती जा रही है धीरे धीरे तो उनकी वो क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो जाती है। छठा पॉइंट हमने पढ़ ही लिया कि जो इनकम का स्पेंड है वो अगर ज़्यादा होगा तो इलास्टिक होगी, और अगर कम होगा तो इन इलास्टिक होगी। इसके बाद में 7वां देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब वस्तुओं की प्रकृति के हिसाब से। देखो लग्जरी चीज़ें होती है ना, वो क्या होती है, महंगी होती है, तो उनको खरीदने से पहले सोचना पड़ता है हमें, भाई इनको खरीदे कि नहीं खरीदे। अगर लग्जरी चीज़ों की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हम उन्हें नहीं खरीदते। जैसे कि एसी, मान लो एसी 25,000 रुपये की आ रही है, गर्मियों में अगर एसी 35,000 की हो गई तो आप खरीदोगे नहीं उसे, है ना, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में 20 की मिल जाएगी ये। तो लग्जरी चीज़ों की जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। दूसरी चीज़ है नेसेसरी गुड्स, ऐसी चीज़ें होती है जीवन में जो आवश्यक होती है, चाय चीनी रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए भाई, इनके लिए चाहे से कितनी प्राइस देनी पड़े, अगर प्राइस बढ़ी हुई भी देनी पड़े तो हम देते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनकी इन इलास्टिक होती है क्योंकि डिमांड उतनी ही रहती है प्राइस बढ़ने पर भी। तीसरी चीज़ होती है आरामदायक, मतलब कंफर्टेबल, है ना, जैसे कुर्सी हो गई टेबल हो गई, जैसी चीज़ें क्या होती है, आरामदायक होती है। इनकी इंसान को ज़रूरत नहीं होती लेकिन अपने आराम के लिए खरीदता है, तो इनकी नॉर्मल इलास्टिक होती है, मतलब ना तो ज़्यादा इलास्टिक होती है ना कम इलास्टिक होती है। समझ गए? इसके बाद है शीघ्र नाशी पदार्थ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जल्दी से ख़राब हो जाती है, जैसे कि अनार संतरा, है ना, फल फ्रूट्स हो गए जो अपने, और सब्जियां हो गई, घी हो गया, ये चीज़ें क्या होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, तो लोग बाग ज़्यादा प्राइस पे भी इनको खरीदते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत भी होती है एक तरीके से। तो इनकी इन इलास्टिक ही होती है, मतलब प्राइस बढ़ा के रखते हैं ये। इसके बाद में कुछ चीज़ें होती है टिकाऊ, टिकाऊ पदार्थ यानी टिकाऊ टिकाऊ वस्तुएं, सस्टेनेबल गुड्स, जैसे टीवी हो गया फ्रिज हो गया, है ना। तो टीवी फ्रिज को क्या होता है, ये बहुत लंबे समय के लिए रहती है, तो इनको हम सोच समझ के खरीदते हैं और इन पे इनकम भी ज़्यादा खर्च होती है अपनी, है ना। तो टिकाऊ जो चीज़ें होती है उनके सोच समझ के, क्योंकि फ्यूचर का मामला होता है ना, भाई फ्यूचर में ख़राब हो जाएगा, जल्दी होगा नहीं होगा, तो इसलिए इनकी इलास्टिक होती है, मतलब प्राइस बढ़ जाती है ना तो लोग इनको खरीदते नहीं है, और प्राइस घट जाती है तो लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। समझ गए? इसीलिए इलास्टिक होती है। इसके बाद में 9वां पॉइंट है कि अगर डिमांड जो कर होता है उसके हिसाब से, कि डिमांड कर के ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, इलास्टिक, हमने देखा ही था ये तो पॉइंट इलास्टिसिटी में। डिमांड करके अपर पार्ट में इलास्टिक होता है और लोअर पार्ट में इन इलास्टिक होता है। अब ये थोड़ा सा नोट कट गया है लेकिन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अत्यधिक धनी व्यक्ति के लिए विलासिता की वस्तु, है ना, विलासिता की वस्तु
कि मांग की लोच बेलोच हो सकती है। मतलब एक जो जैसे मान लो कोई रिच पीपल है, उसके लिए जो हमारे लिए जो विलासिता की वस्तु है, उस अमीर आदमी के लिए तो वो नेसेसिटी गुड्स हो सकती है ना। जैसे कार एक मिडिल क्लास के लिए लग्जरी गुड है ना, लग्जरी लग्जरी चीज है। लेकिन एक जो आदमी करोड़ों में कमा रहा है, उसके लिए तो वो नेसेसिटी गुड हो गई ना, वो तो जरूरी चीज हो गई। तो हमारे लिए लग्जरी है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो गई, इलास्टिक हो गई कार की। लेकिन एक अमीर आदमी है जो करोड़ों में कमा रहा है, उसके लिए वो नेसेसरी गुड है, उसके पास वो होनी चाहिए, चाहे से उसकी फिर कार की प्राइस कुछ ही हो, वो चीज़ खरीदेगा ही खरीदेगा। समझ गए। अब इसके बाद में है एक पॉइंट है 10वां, द नंबर ऑफ यूजेज ऑफ ए कमोडिटी। मतलब हम जिस चीज़ के ज़्यादा यूजेज होंगे, है ना, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। देखो लिखा भी हुआ है, ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेज ऑफ गुड ग्रेटर द प्राइस इलास्टिसिटी। जिस चीज़ के जितने ज़्यादा उपयोग होंगे उस चीज़ की उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। समझ गए। नहीं समझे। जैसे मान लो आप एक वेन ले लेते हो, है ना, तो वेन, जैसे मान लो वेन में आप सामान ढोने का भी काम कर सकते हो, सवारियों का काम भी कर सकते हो, बुकिंग वाला काम भी कर सकते हो, है ना, खेती में भी उसको चला रहे हो, सब चीज़ों में उसका यूज ले रहे हो, तो उसकी इलास्टिक होगी, क्योंकि आप उसे खरीदने से पहले सोचोगे। समझ रहे हो। तो और नंबर ऑफ यूजेस कम होंगे तो उसकी इन इलास्टिक होगी। ठीक है। इसके बाद में 11 पॉइंट है, बहुत ऊंचे या बहुत नीचे मूल्यों पर प्राय मांग की लोच कम पाई जाती है। प्राइस बहुत ही ज़्यादा है तो लोग वैसे ही नहीं खरीदेंगे, और प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है तो लोग वैसे भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो ऐसा सोचेंगे कि यार ये तो खराब चीज़ है। और प्राइस बहुत ही ज़्यादा है तो लोग वैसे ही उनकी औकात के बाहर हो जाता है। समझ गए। तो बहुत ऊंचे या बहुत नीचे जो प्राइस होती है ना, उन पे जो मांग की लोच है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो इन इलास्टिक की होती है, यानी कम होती है। इसके बाद में एक नोट है, ये देख लो। फॉर एसेसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी, all the above three substitutes, complements और income spend factors must be taken into account। मतलब इलास्टिसिटी निकालने के लिए है ना, सब्सटीट्यूट्स, उसके सब्सटीट्यूट्स, है ना, उसके उस चीज़ के कॉम्प्लीमेंट्स, और जो इनकम स्पेंड यानी उस चीज़ पे कितनी इनकम स्पेंड हो रही है, इन तीनों को अकाउंट में उनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ की इलास्टिसिटी निकालने के लिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और प्राइस इलास्टिसिटी का आज ये कहाँ पे काम ख़त्म होता है। कल से हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इनके नोट्स भी बना रहे होंगे। आप और किताबें पढ़ते रहिए इनके साथ, और अपने नोट्स को अपडेट भी करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।